स्वागत और नमस्कार मेरे YouTube चैनल इन्फो इंडिया में। मैं वीके वत्स। अभी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह चर्चा है जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं और जिन पे कुछ जांच जिन पे चल रही है और कुछ आरोप लगे हैं। इत्तेफाक से 13-14 तारीख, जो कि होली का समय था, उनके घर में कुछ अग्निकांड हो जाता है, कुछ आग लग जाती है और इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई जाती है। और जब फायर ब्रिगेड अपने तरीके से पूरा अग्निकांड को जब संभालने की कोशिश कर रही थी, उसी बीच में एक कैश कांड सामने आ गया और जो एक लंबी बहस को तब से लेकर अब तक छिड़ा हुआ है। बहस इस बात की है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी जम चुकी हैं या भ्रष्टाचार कितनी गहरी जड़ें जमा चुका है। कुछ समय पहले गुजरात हाई कोर्ट के जज ने, चीफ जस्टिस ने कहा था कि भारत में भ्रष्टाचार एक कैंसर के तरीके से फैल रहा है। और अभी हाल ही में जस्टिस वर्मा से संबंधित जो कुछ मामला हुआ था, उसको वह मामला इस तरीके का हुआ था जैसे कि मुट्ठी से कोई चीज निकल गई थी और इसको कंट्रोल कर पाना या छिपा पाना मुश्किल हो गया था और पुलिस के हाथ को सबूत लग गए थे। जबकि ये बात सामने आई, जिस पे बाद में सफाई दी गई कि फायर ब्रिगेड ने कुछ देखा ही नहीं था। बाद में फायर ब्रिगेड ने कहा कि नहीं, मुझे मामले की जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो कोलेजियम सिस्टम है, उसकी तरफ से यह सब मामला सामने आने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है और उसके जो अध्यक्ष है अनिल तिवारी ने इसका तीव्र विरोध किया था और कहा था कि जो जज भ्रष्टाचार के मामले में वहां फिट नहीं है, वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैसे फिट हो सकता है। और इस कारण उन्होंने यह भी कहा कि वह उनका यहाँ स्थानांतरण स्वीकार नहीं करेंगे और अगर सरकार या कोर्ट उनको इस चीज के लिए मजबूर करता है तो वह अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन पर चले जाएंगे। और पिछले मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यानी कि विरोध प्रदर्शन पर चला गया। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को पूरा सुनिएगा और इस वीडियो में थोड़े से तथ्य भी हैं। और चैनल पर पहली बार हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बार एसोसिएशन इलाहाबाद का विरोध करता है और वह अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन पर पिछले मंगलवार को चला जाता है। आज शनिवार है, कल सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई कि जो जज कोलेजियम सिस्टम ने जो रिकमेंड किया था, उस जज के दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफर के लिए सरकार की तरफ से यानी केंद्र सरकार की तरफ से संस्तुति जारी कर दी गई है, मतलब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिसको लेकर अब यह बात उठ रही है कि अब क्या होगा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का बार एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है और ऐसी स्थिति में उनको भेजा जा रहा है। जबकि इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की, जो कि हिमाचल, कर्नाटक और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस है, उनकी 3 सदस्यों की एक समिति बनाई थी और जांच की बात की थी। और इस जांच के लिए जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनको न्यायिक सेवा से उनको दूर रखा जाएगा। यह मामला आया था, मामला बड़ा पेचीदा है क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप के संबंध में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ, जिसमें कि जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस आर महादेवन बैठे थे, और पंजाब के एक ऑडिट इंस्पेक्टर की अग्रिम जमानत की सुनवाई हो रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी दी भ्रष्टाचार को लेकर कि भ्रष्टाचार जो उच्च पदस्थ अधिकार, मतलब सार्वजनिक जीवन में जो नेताओं में और उच्च अधिकारियों में जो भ्रष्टाचार जड़ें जमा लिया है, यह बहुत गंभीर विषय है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात की थी वह कोर्ट ने कहा था कि पेशेवर हत्यारों से भी ज्यादा खतरनाक है यह भ्रष्टाचार। यह 7 तारीख की बात है, 7 मार्च की बात है। और जो कैश कांड आया, जो भ्रष्टाचार का मामला आया, और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने यह भी कहा था कि नेताओं और सार्वजनिक जीवन में अधिकारियों के जीवन में जिस तरीके से भ्रष्टाचार घुस गया है, यह दंड मुक्त लेन देन होने लगी है और इस कारण आर्थिक अस्थिरता और जनता में विश्वास को चोट पहुंच रही है, ऐसी बात कही थी। लेकिन इसी बीच में जो न्यायिक
और न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी पैठ बना चुकी हैं, उसका मामला सामने आया 13-14 तारीख को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले कैश के माध्यम से। तो आप यह समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कितनी चिंता हुई होगी कि उसकी प्रतिष्ठा और गरिमा पर कैसी चोट लग रही है। शायद इसी असमंजस में सुप्रीम कोर्ट के लिए यह मामला न निगलते बन रहा था ना उगलते बन रहा था। इसी बीच में फायर ब्रिगेड का कुछ और स्टेटमेंट आता है और पुलिस के द्वारा चूंकि जो कुछ रिपोर्ट इकट्ठा की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट और कुछ मीडिया वेबसाइट पर उसको अपलोड कर दिया गया था, जिससे मामला हाथ से बाहर निकल गया था। और सुप्रीम कोर्ट क्या करना चाह रही थी, क्या कहना चाह रही थी, सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेना चाह रही थी, मामले को किस तरीके से प्रस्तुत करना चाह रही थी, यह बहुत संदेह पैदा कर रहा था। तो इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास जीतने के लिए सभी तथ्यों को सार्वजनिक कर दिया और विश्वास जीतने की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिसकी सराहना मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं खन्ना है, संजीव खन्ना, उनकी तारीफ की उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने तारीफ की इस बात की भारत के इतिहास में पहली बार इस तरीके की पारदर्शिता। अब इसको तारीफ समझें या इसको कटाक्ष समझें या व्यंग समझें, आप हमारे समझ में तो व्यंग ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उथल पुथल मची और जिस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की गई अपने आप में थोड़ा सा संदेह पैदा करता है। लेकिन 7 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ, जिसमें जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने जो निर्णय सुनाया था, यह अपने आप में दो लोगों को, दो सार्वजनिक जीवन में दो पक्ष को लेकर था, नेताओं को और अधिकारियों को। लेकिन इसमें तीसरा पक्ष जो 13-14 तारीख को जुड़ गया, शायद इस पक्ष पे ये जो 2 जजों की पीठ थी ध्यान नहीं गया होगा। अब जब उनको यशवंत वर्मा को जब दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर करके भेजा जा रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए, तो इसके पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने हंगामा शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट से यह मांग करते हैं कि वह सरकार को आदेश दें कि उन पर महाभियोग चलाया जाए और उन पर स्वतंत्र तरीके से जांच की जाए, जिस तरीके से ईडी सीबीआई करती है, और अलग से जांच कमेटी बना के अन्य एजेंसियों के माध्यम से उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और उनसे पूछताछ की जाए। और यहाँ पूछताछ अभी तक तो कुछ ऐसा सामने आया नहीं है, और 3 जजों की जो पीठ, जो समिति जांच की बनाई गई है, वह क्या काम कर रही है अभी यह भी तथ्य सामने नहीं आया। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका डाली गई थी किसी के द्वारा कि जैसे सभी के साथ गिरफ्तारी होती है, जांच होती है, उसी तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ भी उसी तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाए, क्योंकि शिक्षा विभाग में अगर अब घोटाला होता है या भ्रष्टाचार होता है और तब शिक्षा विभाग ही जांच करे, पुलिस विभाग में होता है तो पुलिस विभाग ही जांच करे, यानी कि नेताओं का घोटाला होता है तो नेता ही जांच करे, या किसी विभाग में घोटाला होता है पीडब्ल्यूडी का तो पीडब्ल्यूडी में ही जांच बैठाई जाए। तो ऐसी जांच की पारदर्शिता कितनी गारंटी दे सकती है? तो यही बात सामने आई कि क्यों ना स्वतंत्र जांच एजेंसियों से उनकी जांच कराई जाए। इसी बात को पूर्व जस्टिस है एस.एन. ढींगरा ने, उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी जांच स्वतंत्र तरीके से होनी चाहिए। और इसी तरीके से वरिष्ठ वकील हैं हरीश साल्वे, उन्होंने कहा कि जो जज दिल्ली हाईकोर्ट में फिट नहीं है वह इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का क्या मतलब है, वह वहां कैसे फिट हो सकता है। उनका ट्रांसफर न करने के बजाय जहां है वहां उनको निलंबित किया जाना चाहिए। अभी हाल ही में एक केस आया था कि मऊ और बलिया के कोई जेलर थे जो कि जेल में उनका भ्रष्टाचार सामने आया था कि वह वहां पर अपराधियों की बात करवाते थे और वह अपराधी जेल से फोन के माध्यम से अपने प्रतिद्वंदियों को, दुश्मनों को वहां से धमकी दिया करते थे। तो जब जेल के बड़े अधिकारी निलंबित हो सकते हैं, उनकी सेवा, उन पर जांच हो सकती है, उन पर कार्रवाई हो सकती है, तो इस तरीके की कार्रवाई से अलग न्यायपालिका के जजों को क्यों अलग रखा जाए? उन पर भी इसी तरीके की जांच होनी चाहिए। तो अनिल तिवारी जो कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की है कि वो सरकार के माध्यम से उन पर अभियोग चलाया जाए, स्वतंत्र तरीके से जांच की जाए। आपने देखा होगा कि जांच की जो प्रक्रिया है, जब वह
किसी मुख्यमंत्री तक पहुंची तो उसको एसआईटी के माध्यम से जब जांच बैठाई गई तो उसको पूरी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी और उसको उस जांच में सहयोग करना पड़ा। गृह मंत्री गुजरात के अमित शाह जब हुआ करते थे तो उन पर जब कार्रवाई हुई तो उनको जेल जाना पड़ा। अपनी अपनी मतलब गृह मंत्री काल में ही उन्हें जेल में जाना पड़ा। और इस तरीके का उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसा जैसा कहा जाता है कि बदले की राजनीति होती है, बदले की राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन जब सभी उसी न्यायिक प्रक्रिया से न्याय सबके लिए समान होना चाहिए गुजरते हैं तो न्यायपालिका के जजों को इससे अलग क्यों रखा गया है। हरीश साल्वे ने कोलेजियम सिस्टम पे भी सवाल कई बार खड़ा किया है और फिर से सवाल खड़ा हो रहा है कि किस तरीके से उनकी नियुक्ति होती है, किस तरीके से आपस में तय होता है। यह एक लोकतंत्र में इस तरीके की प्रक्रिया शोभा नहीं देती, क्योंकि लोकतंत्र में जहां जनता सब चीजें सभी को का चयन करती है, राष्ट्र में संसद में चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, तो न्यायपालिका इससे अलग कैसे हो सकती है। यह सवाल उठता रहा है और यह सवाल फिर से एक बहस छिड़ रही है। न्यायपालिका में जो जो भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी जम रही है, इस पे छिड़ रही है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बचाव करता हुआ नजर आ रहा है, जो संदेह तरह तरह के पैदा करता है। और जो 7 तारीख को निर्णय सुनाया था जिसमें जस्टिस जेबी पादरीवाला और आर महादेवन ने, उसमें यही कहा था कि भ्रष्टाचार के कारण जनता में विश्वास घट रहा है न्याय को लेके और आर्थिक अस्थिरता को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो यह मामला बड़ा गंभीर है और भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में जब कोई जांच बैठाई जाती है तो वह जांच की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। भारत जैसी बड़ी आबादी के देश में मुद्दों की, समाचारों की और सुर्खियों की कमी नहीं रहती है। लोग भटक जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, इसके बाद मामला ठंडा हो जाता है। कुछ समय, कुछ महीने बाद जब रिपोर्ट सामने आती है, वह उसमें अगर किसी प्रकार की हेरा फेरी हो गई, रिपोर्ट में कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर दी गई, अगर उसमें किसी प्रकार का मैनिपुलेशन कर दिया गया तो फिर वह मामला उतना गर्म और उतना ज्वलंत नहीं रह जाता है। इस कारण लोग धीरे धीरे नए मुद्दों की तरफ चले जाते हैं। लोग भूल जाते हैं कि हर इस तरीके का भ्रष्टाचार का मुद्दा किस तरीके से देश को नुकसान पहुंचाता है। और आपने देखा होगा कि बड़ी से बड़ी जांचें हुई जिसमें कनिमोझी होती थी, जो साउथ के करुणानिधि जो मुख्यमंत्री होते थे उनकी बेटी हुआ करती थी। ऐसे बहुत से जो जो घोटाले हुए थे, जो 2014 के पहले जो सरकार में जो घोटाले हुए थे उनकी जो जांच चली, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, तमाम कॉमनवेल्थ घोटाला और बहुत से घोटाले, उनकी जांच जितना सुर्खियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा बना रहा, उतनी जांच के कोई नतीजे सामने नहीं आए। और आप जो जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज का जो जिस तरीके से कैश कांड सामने आया है, उससे से आप समझ सकते हैं कि जांच के नतीजे उस तरीके से सामने क्यों नहीं आते हैं। दिल्ली में कुछ 2020 के आसपास जो दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उस दंगे में बहुत से जो अपराधी पकड़े गए थे, जो मुस्लिम दंगाई पकड़े गए थे, उन पर जब वह जब जेल में थे तो उनको जमानत मिली और जमानत मिलने के बाद बहुत से सवाल खड़े हो रहे थे कि संगीन अपराध के अपराधियों को जमानत कैसे मिल गई। और इसी तरीके से पिछले लोकसभा इलेक्शन 2024 के समय जब केजरीवाल को जमानत मिली थी तो उस पर भी बहुत सवाल खड़ा हुआ था कि क्या न्यायपालिका अपनी मनमानी करती है कि किसे उसे जमानत देनी है, किसे नहीं देनी है। इसके पीछे भ्रष्टाचार कहीं एक बहुत बड़ा कारण तो नहीं है। और इसी तरीके से एक मामला आया था भ्रष्टाचार से संबंधित, जब 2011 से 13 के बीच में जो अन्ना हजारे का जो आंदोलन चल रहा था, उसी बीच में लोकपाल और लोक अधिनियम कानून एक आया था 2013, जिसके तहत यह तय किया गया था कि लोकपाल में कुछ ऐसे जजों को एक समिति बनाई जाएगी जो खास जो बड़े लेवल के भ्रष्टाचार हैं उनकी जांच करेगी, खासकर जिसमें न्यायपालिका से संबंधित जज वगैरह भी आते हैं। तो इसी तरीके का एक मामला मद्रास हाईकोर्ट का आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज AM खानविलकर जिसकी जांच कर रहे थे। और जब जांच रिपोर्ट तैयार हो गई और उसको जब सार्वजनिक करने की बात आई तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच का यह जो मामला सामने आया है और यह जो रिपोर्ट जिसको सार्वजनिक करने की बात हो रही है, यह बहुत ही परेशान करने वाली है, इसलिए इसको सार्वजनिक न किया जाए। तो किस तरीके से उस जांच को दबा दिया गया
और अभी 7 तारीख की जो बात आई थी वह किस तरीके से टिप्पणी हुई और उसके बाद कैश कांड सामने आया। इसके पहले गुजरात हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि देश में भ्रष्टाचार कैंसर की तरह से फैल रहा है। तो यह मामला वास्तव में जो जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर का मामला है, यह बहुत पेचीदा मामला है और वास्तव में इस मुद्दे के बाद ये भ्रष्टाचार पर एक नए सिरे से बहस छिड़ी हुई है और यह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कि जब न्यायपालिका में इस तरीके का भ्रष्टाचार है तो निचले स्तर पर भ्रष्टाचार की क्या बातें की जाए, भ्रष्टाचार को किस किस तरीके से परिभाषित किया जाए जब न्यायपालिका में यह हाल है। जब एक जनप्रतिनिधि चुनाव के समय लेन देन थोड़ा सा पैसे की करता है तो इसे कदाचार कहा जाता है, एक नेता या अधिकारी करता है तो भ्रष्टाचार कहा जाता है। लेकिन जब यही मैटर न्यायपालिका में होता है तो इसे कहा जाता है विषय बहुत ही चिंताजनक है। तो इसको चिंताजनक और इसको परेशान करने वाला कह के किस तरीके से साइड लाइन करने की कोशिश की जाती है, यह बहुत ही गंभीर विषय है। हमने बहुत लंबे तरीके से बहुत ही बड़े अधिक समय लेकर इस विषय को समझाने की कोशिश की है और यह मामला वास्तव में बड़ा पेचीदा है क्योंकि भ्रष्टाचार के जो मामले आ रहे हैं उसमें बड़ी बड़ी सार्वजनिक जो योजनाएं चल रही हैं, सड़क की, पानी टंकी की, फ्लाईओवर की, पुल की, उसमें भी बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं और बाद में भ्रष्टाचार का कोई अपराधी भ्रष्टाचार का लास्ट में आरोपी साबित नहीं हो पाता। यह मामला कैसे सलट जाता है, यह बहुत चिंता का विषय है और भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में इस विषय पर सार्वजनिक रूप से लोगों को और न्यायप्रिय लोगों को और ईमानदार लोगों को इस विषय में आकर आवाज उठानी चाहिए। मेरे इस वीडियो जो अंक है इस विषय में आपकी जो हमने जानकारी प्रस्तुत की, इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। विषय अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पहली बार हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फिर आते हैं कुछ नई चर्चा विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।